इंजीनियर अस्कर थोड़ी बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कोणार्क की लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अपन राजस्थान भूगोल की श्रृंखला पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल की श्रृंखला को वापस क्रमबद्ध करते हुए आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय के अंतर्गत मैंने आपको राजस्थान का निर्माण स्वरूप पढ़ाया था, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ था वो पढ़ाया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अपने राजस्थान का अक्षांश और देशांतर, जो अपने लैटिट्यूड और जिससे आप लॉन्गिट्यूड बोलते हो ना इंग्लिश के अंदर, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर किस प्रकार से विस्तार है, उन चीजों के ऊपर आज अपन गौर से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखना, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना दोस्तों। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ कि ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। एक जो रेखा होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं अपने अक्षांश रेखा, और दोस्तों ध्यान रखना दूसरी जो रेखा होती है साथियों, वो जो रेखा होती है उस रेखा को आप लोग कौन सी रेखा कहते हो? देशांतर रेखा। ये वास्तव में विश्व भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा चैप्टर आता है जिसके अंदर आप समय का निर्धारण भी करते हो और किस प्रकार से इसकी संरचना होती है वो अपन विश्व भूगोल के अंदर देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप इनको चीजों को समझना कि अक्षांश देशांतर किस प्रकार से की जाती है। देखो दोस्तों, देखना अपन ग्लोब की बात कर रहे हैं कि ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं खींचेंगे। पहली रेखा कौन सी होगी? अक्षांश रेखा, और दूसरी रेखा साथियों कौन सी होगी? देशांतर। जबकि वास्तव में दोस्तों न तो ग्लोब के ऊपर कोई अक्षांश रेखा होती है और ना ही कौन सी रेखा होती है? देशांतर। ये दोनों जो दोस्तों रेखाएं होती है, ये दोनों रेखाएं दोस्तों ध्यान रखना कौन सी रेखाएं होती है? अपने काल्पनिक रेखाएं हुआ करती है। यानी कि ग्लोब के ऊपर दो काल्पनिक रेखाएं होती है, उन रेखाओं में से एक रेखा तो कौन सी होती है? अक्षांश, और दोस्तों दूसरी कौन सी होती है? देशांतर। अब अगर दोस्तों इन अक्षांश और देशांतर को थोड़ा सा ग्लोब के ऊपर देखें तो किस प्रकार से इनको खींची जाती है, तो ये दोस्तों अपना ग्लोब है और ग्लोब की चार दिशाएं होती है साथियों। यहां से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे आपकी दिशा होगी उत्तर, ये वाली दिशा होगी दोस्तों अपने कौन सी? दक्षिण, और इधर दोस्तों आपकी दिशा कौन सी होगी? पूरब, और ये वाली जो दोस्तों दिशा होगी ये आपकी दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। वापस पुनः मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि दोनों ही प्रकार की जो रेखाएं होती है ये वास्तव में नहीं होकर के दोस्तों कौन सी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब दोस्तों देखना, ग्लोब का ये पश्चिमी बिंदु है और ये आपका पूर्वी बिंदु है, ठीक है ना। तो ग्लोब के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना कि पश्चिम से पूर्वी बिंदुओं को मिलाने वाली है, यानी कि जब आप पश्चिम से पूर्वी बिंदु की ओर चलते हो ना तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल सीधी रेखा खींची जाती है दोस्तों। वो जो रेखाएं होती है उन आड़ी रेखाओं को दोस्तों आप लोग कौन सी रेखाओं के नाम से पुकारते हो? अपने तो अक्षांश रेखाओं के नाम से पुकारते हो। यानी आपको कोई पूछेगा कि ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती है यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींचते हैं दोस्तों वो आड़ी रेखाएं। आप कह सकते हो कि जो आड़ी रेखाएं होती है वो ऐसे तो आड़ी होती है और ऐसे कौन सी रेखाएं कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। साथियों गौर करना यहाँ पर, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इन अक्षांश रेखाओं की कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर संख्या पूछ लेता है। अगर आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। कितने होती है? 179। यानी कि आपको मैथमेटिक्स का एक कहता है कि भाई कि आप रेखा होती क्या है, तो रेखा होती है दोस्तों की दो या दो से अधिक बिंदुओं का एक पथ बन जाता है, तो वो पथ फिर बाद में रेखा कहलाने लग जाता है। जबकि पेन या पेंसिल का लगाया गया छोटा सा निशान वो चीज कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो यहां पर दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां से लगा करके यहां तक आपको एक रेखा दिख रही है और धीरे धीरे दोस्तों गौर करना, यहां से आप उनसे ऊपर जाओगे, उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो देखना दोस्तों ये जो रेखा, इस रेखा की लंबाई कम होती जा रही है और ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको एक रेखा नहीं मिलकर के यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु मिलता है। क्लियर यहाँ तक? और उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में आओगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आने पर भी साथियों गौर करना, यहां से आप आओगे तो दक्षिण में भी दोस्तों आपको एक रेखा नहीं मिलकर के वापस एक बिंदु मिलेगा। जब दोस्तों आप इस उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को, इस दोनों बिंदुओं को इन रेखाओं के अंदर ऐड करते हो तो आपके जो दोस्तों ग्लोब के ऊपर प्राप्त जो टोटल अक्षांश होते हैं साथियों, उन अक्षांशों की संख्या देखना कितनी होती है, तो ग्लोब के ऊपर तो साथियों तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 यानी कि 181 होती है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्वी बिंदुओं को मिलाने वाली आड़ी रेखाएं साथियों ध्यान रखना कौन सी कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और इस ग्लोब के ऊपर साथियों अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। जबकि ग्लोब के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है।
दोस्तों गौर कीजिएगा, इन 181 अक्षांशों में से एक अक्षांश होता है साथियों, ध्यान रखना, उस अक्षांश का मान होता है 0 डिग्री। और दोस्तों ध्यान रखना, आडी रेखाओं को आप लोग क्या कहते हो, अक्षांश। और दोस्तों ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी के जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब के दोस्तों ध्यान रखना बिल्कुल कहां से गुजरती है, मध्य से। और पृथ्वी को दोस्तों ध्यान रखना हिंदी में क्या कहते हैं, भू, जिसके कारण दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कौन सी रेखा कहते हो, भूमध्य रेखा कहते हो। और इसी भूमध्य रेखा को दोस्तों एक और रेखा कहा जाता है। और इसी भूमध्य रेखा को साथियों गौर करना, आप लोग कौन सी रेखा के नाम से पुकारते हो, विषुवत रेखा के नाम से पुकारते हो। और जब कोई रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजर जाती है, और वो मध्य से गुजरने वाली दोस्तों रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री अक्षांश, तो ये पृथ्वी को दोस्तों ध्यान रखना कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। जब साथियों गौर करना, ये जो आपकी बीच वाली जो रेखा है, जिसे आप भूमध्य रेखा कह रहे हो, ये ग्लोब को आपके बराबर कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों के अंदर। जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाओगे, तब आपके साथियों गौर करना, दिशा कौन सी आएगी, उत्तर दिशा आएगी, जिसके कारण साथियों ध्यान रखना, ये वाला जो गोलार्ध होगा साथियों, वो बताना आपके कौन सा गोलार्ध होगा, ऊपर वाला होगा आपके कौन सा, उत्तरी गोलार्ध होगा। और जैसे ही अगर आप इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण में आओगे साथियों, तो आपकी दिशा बताओ कौन सी आएगी, दक्षिण आएगी, जिसके कारण दोस्तों आपका ध्यान रखना, यहाँ का जो गोलार्ध होगा साथियों, वो ध्यान रखना साथियों मेरे, कौन सा गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं साथियों, इधर देखना साफ साफ, कि अगर मैं आपको कहूं कि ग्लोब के भूमध्य रेखा ने ग्लोब को कितने भागों में बांटा, तो दोस्तों आप बोलोगे कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के द्वारा ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया। पहला तो कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा साथियों कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं टोटल दोस्तों के अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181 होती है। अब जब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एक अक्षांश जिसका नाम है अपने भूमध्य रेखा, या इसका मान है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, ये जब आप 181 में से खींच देते हो, तो दोस्तों जब एक आप खींच देते हो, तो ग्लोब के ऊपर टोटल अक्षांश कितने बचते हैं, 180 बचते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोब के टुकड़े कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो दोस्तों दोनों के अंदर बराबर बराबर कितने करेंगे, तो अपने कितना कितना आएगा, 90 डिग्री अक्षांश आपके आएगा। यानी कि जब आप भूमध्य से ऊपर की तरफ जाओगे, तो ऊपर भी आपके 90 डिग्री अक्षांश होगा, और 90 डिग्री के पीछे दोस्तों क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा, क्योंकि आपका गोलार्ध है दोस्तों, वो कौन सा गोलार्ध चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध चल रहा है। और जैसे ही साथियों गौर करना, अगर आप भूमध्य से दक्षिण में आते हो, तो आपका गोलार्ध साथियों कौन सा आता है, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में भी साथियों ध्यान रखना अक्षांश कितने आते हैं, 90 डिग्री, और इनके पीछे साथियों ध्यान रखना क्या लगेगा, अपने तो दक्षिणी अक्षांश लगेगा। यानी 90 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90-90 मिलाए दोस्तों कितने हो गए, 180। और एक आपका जो भूमध्य रेखा दोस्तों, इसको मिलाए तो वापस आपके अक्षांशों की संख्या कितनी आएगी, 181 आएगी। यहां तक क्लियर, ठीक है गुरुजी क्लियर। तो अब दोस्तों गौर करना, आपका जो राजस्थान लगता है, या राजस्थान के साथ अपन भारत के संदर्भ में तुलना करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो भारत लगता है, वो भारत आपका यहां पर लगता है। अब आपको मैं सीधा सीधा एक प्रश्न पूछूं यहां से कि बताओ, ग्लोब के ऊपर आपका जो भारत है, या आपको मैं एक शब्द में ये पूछूं कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार, कौन सी रेखाएं दोस्तों, अक्षांश जो रेखाएं होती है, उन अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। तो अक्षांश रेखाओं के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना, जो भारत की स्थिति बनेगी, उसके संदर्भ में दोस्तों आपका कौन सा गोलार्ध बताओगे, तो आप बताओगे कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत दोस्तों ध्यान रखना आपका कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा यहाँ पर है और भारत भूमध्य से ऊपर है, तो आपका भारत ध्यान रखना दोस्तों कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब संपूर्ण भारत ही अगर उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत के अंदर आने वाला हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश, और उन राज्यों में आने वाला हर एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आने वाली तहसील, हर एक ग्राम कस्बा जितना भी होगा दोस्तों, यानी कि भारत में पाई जाने वाली भारत की जितनी भी जनसंख्या है, वो पूरी की पूरी दोस्तों ध्यान रखना आपके कौन से गोलार्ध में होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी। सबकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी। कहीं पर भी आप भारत के संदर्भ में अगर आपको दक्षिणी गोलार्ध का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से कौन से गोलार्ध में है,
उत्तरी गोलार्ध। और उत्तर में दोस्तों कितने डिग्री खींच जाती है? 90 डिग्री। और 90 के पीछे क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। यानी कि अगर मैं दोस्तों आपको कहूं, साथियों ध्यान रखना यहां पर कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं, ये जैसे कि आपका भारतीय भूभाग है और ये साथियों ध्यान रखना यहां पर ये भारत की दक्षिण दिशा है और दोस्तों ध्यान रखना ये भारत की उत्तर दिशा है और कोई अक्षांश रेखा यहां से निकल रही है और कोई अक्षांश रेखा यहां से निकल रही है, तो दोस्तों ये दक्षिण दिशा में है, तो यहां पर भी इस अक्षांश रेखाओं के पीछे दोस्तों क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। और उत्तर में जाने के बाद दोस्तों ध्यान रखना यहां पर भी भारत के पीछे अक्षांश रेखाओं के पीछे क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। ऐसा मत समझना मेरे यारों कि यहां दक्षिण दिशा है तो आप इसके पीछे दक्षिणी अक्षांश लगा दो, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भारत है वो पूरा का पूरा भारत साथियों ध्यान रखना कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 90 डिग्री अक्षांश होते हैं और उन सब के पीछे क्या लगता है? उत्तरी अक्षांश लगता है। इसका मतलब यहां पर भी दोस्तों क्या लगेगा? उत्तरी लगेगा। यहां पर भी क्या लगेगा? उत्तरी लगेगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा भारत दोस्तों ध्यान रखना कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर यहां तक आपके कंफ्यूज क्लियर होगा, फिर ही आप राजस्थान का अक्षांश देशांतर। अब दोस्तों ध्यान रखना, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो राजस्थान लगेगा वो राजस्थान भी आपका भारत में आता है, तो ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान में भी अगर मैं कहूं कि दोस्तों यहां से कोई अक्षांश निकलेगी, चाहे कोई यहां पर निकलेगी, तो राजस्थान भी अगर पूरा भारतीय उत्तरी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी कहां पर होगा? उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान में भी उत्तर और दक्षिण में निकलने वाले अक्षांशों के पीछे क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। यहां तक क्लियर? ठीक है गुरुजी। अगर ये बात आपके क्लियर होगी दोस्तों, तभी आप राजस्थान का अक्षांश और देशांतर आसानी से कर पाओगे सोल्व, वरना समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों अपन देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं कैसी होती है। देखना दोस्तों, अक्षांश अपन ने देख ली आडी रेखा। अक्षांशों की विस्तृत चर्चा विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहां समय का निर्धारण करेंगे। दोस्तों देशांतर रेखा ग्लोब के ऊपर जो आपका उत्तरी ध्रुव है और यहां जो दोस्तों ग्लोब का दक्षिणी ध्रुव है, इस दोस्तों ध्यान रखना ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली, यानी कि ये उत्तर है ये दक्षिणी है, तो ग्लोब के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना उत्तर से, ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली, यानी दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाने वाली, दोस्तों ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाने वाली काल्पनिक सरल, जो दोस्तों आपके खड़ी रेखाएं होती है, उन काल्पनिक सरल दोस्तों ध्यान रखना खड़ी रेखाएं जो होती है, उन काल्पनिक सरल खड़ी रेखाओं को दोस्तों ध्यान रखना कौन सी रेखाएं कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि जो आडी रेखा होती है उन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो ग्लोब के ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है दोस्तों, उन खड़ी रेखाओं को, उन खड़ी रेखाएं जो खींच जाती है दोस्तों, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं आपको सीधा सीधा एक शब्दों में बताऊं दोस्तों, तो पृथ्वी की जो आकृति होती है साथियों, किसकी आकृति? पृथ्वी की जो आकृति है वो लगभग दोस्तों आपको कौन सी मिलती है? पृथ्वी की आकृति साथियों गोलाकार मिलती है। और जब एक गोले के अंदर दोस्तों हम एक एक डिग्री की कोण की चर्चा करें, तो एक गोले में दोस्तों आपके कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। और देशांतर रेखाएं भी दोस्तों हर एक डिग्री पर खींची जाती है, जिसके कारण अगर कोई पूछता दोस्तों ध्यान रखना कि देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है, तो जब पृथ्वी पर पूरी पर 360 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितनी होती है? 360 होती है। क्लियर यहां तक? अब दोस्तों देखना, इन 360 डिग्री देशांतर में से एक देशांतर साथियों ध्यान रखना, यहां पर उस देशांतर का मान है 0 डिग्री, और 0 डिग्री दोस्तों ध्यान रखना खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। ये जो दोस्तों ध्यान रखना 0 डिग्री देशांतर, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरता है, जिसके कारण दोस्तों इस रेखा को आप लोग कौन सी रेखा कहते हो? ग्रीनविच रेखा कहते हो। और यही दोस्तों ध्यान रखना जो आपकी ग्रीनविच रेखा है, ये संपूर्ण पृथ्वी को, यानी कि 360 डिग्री में से एक रेखा दोस्तों, जिस रेखा का नाम होता है अपने कौन सी?
ग्रीनविच रेखा। और ये ग्रीनविच रेखा दोस्तों आपका जो ग्लोब है, इस ग्लोब को पुनः आपके दोस्तों कितने भागों में विभाजित कर देती है? 2 भागों के अंदर विभाजित कर देती है। अब आप कहोगे गुरुजी 2 भाग कौन कौन से हैं? तो साथियों गौर कीजिएगा, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर को आप कौन सी रेखा कह रहे हो? ग्रीनविच रेखा कह रहे हो। अब जब आप लोग दोस्तों ग्रीनविच से इधर चलोगे और एक दोस्तों आप ग्रीनविच से इधर चलोगे, तो यहां से इधर आने पर जो आपका गोलार्ध होगा वो दोस्तों पश्चिम दिशा होने के कारण ये वाला गोलार्ध, साथियों गौर कीजिएगा, आपके कौन सा गोलार्ध लगेगा? पश्चिमी गोलार्ध लगेगा। और अगर आप 0 डिग्री से उधर जाते हो मेरे विद्वान साथियों, तो ध्यान रखना ये वाला जो गोलार्ध होगा साथियों, वो आपके कौन सा होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। ये देशांतर रेखाओं की बात कर रहा हूं। देशांतर रेखाओं में भी देशांतर कौन सा है? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री देशांतर को आप कौन सी रेखा कहते हो? ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा के अगर आप इधर जाते हो दोस्तों, तो आपका गोलार्ध कौन सा आएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और अगर आप 0 डिग्री से उधर जाते हो साथियों, तो आपका गोलार्ध दोस्तों बताओ कौन सा होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। तो दोस्तों देखना, यानी कि 2 भाग हो गए, एक तो आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध, और एक आपका कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि देशांतर रेखाओं के अनुसार, या जो आपकी ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा दोस्तों जो ग्लोब को आपको 2 भागों में विभाजित कर रही है, इस ग्रीनविच रेखा के अनुसार दोस्तों जो आपका भारत है, भारत के अंदर अगर तुलना कर रहे हैं तो भारत के अंदर ही दोस्तों आपका राज्य कौन सा होगा? राजस्थान है। ये भारत तथा राजस्थान दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके कौन से गोलार्ध में होगा? तो साथियों आप बताओगे कि ग्रीनविच रेखा के भारत कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्वी दिशा में स्थित है। और पूर्वी दिशा में दोस्तों आपका गोलार्ध कौन सा होगा? तो आपका दोस्तों बताओगे आप लोग कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। यानी कि दोस्तों हम भारत की और राजस्थान की स्थिति का पता लगा रहे हैं। और इस चीज को नोट करना कि जब हम राजस्थान या भारत की दोस्तों विश्व के अंतर्गत या विश्व लेवल के ऊपर या ग्लोब के ऊपर किसी भी स्थिति का पता करते हैं, यानी लोकेशन का पता करते हैं साथियों, तो ध्यान रखना 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो अक्षांश रेखाओं और एक देशांतर रेखाओं के अनुसार। अब आपके यहां से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको यह पूछेगा साथियों कि बताओ कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ग्लोब के ऊपर पश्चिम से कहां की जाती है? पूर्व की ओर। यानी ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्वी बिंदुओं को मिलाने वाली आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और इन अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में है? आप लोग कहोगे गुरुजी उत्तरी गोलार्ध में। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मैं आपको दूसरा पूछूंगा कि बताओ ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिणी बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल खड़ी रेखाएं होती है, उन रेखाओं को क्या कहते हो आप लोग? देशांतर रेखाएं कहते हो। और इन देशांतर रेखाओं के अनुसार दोस्तों ध्यान रखना आपका भारत कौन से गोलार्ध में है? तो आप लोग क्या कहोगे? पूर्वी गोलार्ध कहोगे। अब दोस्तों आपको कोई कुछ नहीं पूछे, आपको ना तो पूछेगी देशांतर रेखा, ना पूछे आपको अक्षांश रेखा, आपको सिर्फ ये पूछे कि दोस्तों बताओ कि ग्लोब पर भारत या राजस्थान की स्थिति क्या है? तो आप लोग क्या बताओगे कि दोस्तों ग्लोब पर भारत या राजस्थान की स्थिति क्या है? तो आप लोग बताओगे दोस्तों कि अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध। तो दोनों को मिला देने के बाद दोस्तों आप लोग का जो गोलार्ध बनेगा वो बनेगा दोस्तों साथियों, गौर कीजिएगा कौन सा गोलार्ध बनेगा? तो आपके बनेगा साथियों कौन सा बनेगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध बनेगा। यानी कि 3 प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। पहला प्रश्न ये बनेगा अक्षांश के अनुसार कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि देशांतर के अनुसार आपका कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध बनेगा। और तीसरे प्रश्न में आपको ना तो अक्षांश देगा ना देशांतर देगा मेरे यार, आपको केवल ये पूछेगा कि ग्लोब के ऊपर जो आपका भारत है या भारत में आपका राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसकी स्थिति क्या होगी? तो आप लोग दोस्तों बताओगे कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध मेरे साथियों। ये आपकी स्थिति बनेगी यहां पर ये वाली, और ये वाला गोलार्ध कौन सा कहलाता साथियों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। ये आपका होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब दोस्तों देखना, यहां से अगर आप 0 डिग्री से पश्चिम में आते हो तो पश्चिमी गोलार्ध में भी आपके दोस्तों ध्यान रखना देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। लेकिन दिशा पश्चिम होने के कारण इन देशांतरों के पीछे साथियों गौर कीजिएगा 180 के पीछे लगता पश्चिमी देशांतर। और अगर आप 0 डिग्री से उधर जाते हो तो पूर्वी गोलार्ध आता है, और पूर्वी गोलार्ध में भी देशांतर कितने आते हैं? 180
80 आते हैं, जिनके कारण दोस्तों गौर कीजिएगा, इन देशांतरों के पीछे आप लोग क्या लगाते हो, पूर्वी देशांतर लगाते हो। अब यहां से आपके वापस दूसरा कंफ्यूज क्लियर होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। तो बताओ कि राजस्थान या भारत में कोई भी देशांतर रेखा निकलेगी, चाहे वो आपके इधर से निकले, चाहे उधर से निकले, चाहे यहां से निकले, चाहे यहां से निकले, बताओ कहीं पर भी आपके पश्चिमी देशांतर का काम आएगा क्या, या यूज आएगा क्या? आप कहोगे गुरुजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका भारत, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिमी देशांतर तो इधर खींची जाती है और यहां पर आपका भारत है ही नहीं। आपका भारत तो दोस्तों ध्यान रखना इस तरफ है ना, पूर्वी गोलार्ध में है, और जब आप पूर्वी गोलार्ध में जाते हो तभी आपके उनके पीछे क्या लगता है, पूर्वी देशांतर लगता है। और आपका भारत पूरा का पूरा कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध। यानी दोस्तों देशांतर के अनुसार भारत में जो देशांतर रेखाएं निकलेगी वो दोस्तों आपके कौन सी देशांतर रेखाएं निकलेगी, अपने तो पूर्वी देशांतर रेखाएं निकलेगी। जबकि अक्षांश रेखाएं दोस्तों आपके कौन सी निकलेगी, उत्तरी अक्षांश निकलेगी, क्योंकि अक्षांश के अनुसार आपका कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर में आपका दोस्तों ध्यान रखना कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। ये चीज अगर आपको समझ में आएगी तभी जाकर के हम राजस्थान का अक्षांश और देशांतर को विस्तार से पढ़ पाएंगे। तब जाकर के आपका यहां अगर आपका कंफ्यूज क्लियर होगा तब आपके राजस्थान का अक्षांश उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी बिंदु आप लोग नोट कर पाओगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया गुरुजी? ओके साहब। अब दोस्तों देखना, इधर राजस्थान का अक्षांश और देशांतर की अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है, किन देशांतरों के मध्य है। दोस्तों ध्यान रखना, अक्षांश देशांतर की बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अक्षांश देशांतर बहुत लंबी चौड़ी फिल्म है, उसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत। अभी फिलहाल आपको यहां तक ही देखना है। तो दोस्तों देखना, ये आपका राजस्थान है साथियों, समझ लेना अपने हिसाब से कि राजस्थान है। ठीक है, क्लियर हो गया? राजस्थान की दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको 4 दिशाएं बता रहा हूं, राजस्थान की दिशाएं लिख रहा हूं। ये जो आपकी दोस्तों दिशा होगी वो दिशा कौन सी होगी, उत्तर। और ये वाली दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। और ये वाली दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की दिशा कौन सी होगी, पूरब। और ये वाली दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपन अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार देखते हैं दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, यानी कि आडी रेखाएं। ठीक है, अब दोस्तों देखना, यहां पर ये आपका ग्लोब है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये ग्लोब के बीचों बीच दोस्तों ध्यान रखना आपकी एक रेखा होगी जिसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। इसी के ऊपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, भूमध्य रेखा। और आपका जो राजस्थान लगता है साथियों, ध्यान रखना वो यहां पर लगता है, राजस्थान। अब मैंने आपको बताया था साथियों कि राजस्थान जो है ना, वो राजस्थान आपके कौन से गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में है। जब आप यहां से ऐसे चलोगे तो आपका पहला अक्षांश यहां पर टकराएगा, फिर दोस्तों ध्यान रखना यहां टकराएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले हम यहां से जब चलेंगे ना, तो पहले आपकी रेखा दोस्तों ध्यान रखना यहां से निकलेगी, एक अक्षांश रेखा निकलेगी, और वो अक्षांश रेखा साथियों ध्यान रखना कौन सी आएगी, तो उस रेखा का मान होगा दोस्तों 23 डिग्री। कितना आएगा, 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपका राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, आप कहोगे गुरुजी उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तर में होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना, इनके पीछे क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा। यानी कि दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट आपके दिशा दक्षिण है, राजस्थान की दिशा कौन सी है, दक्षिण, लेकिन इसके पीछे क्या लग रहा है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश के अनुसार आपका राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि राजस्थान में पूरे में दोस्तों अक्षांशों के पीछे क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा। तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके यहां पर दोस्तों आपकी एक रेखा निकलेगी, और उस रेखा का मान कितना होगा, तो उस रेखा का मान होगा साथियों 30 डिग्री 12 मिनट। और वापस साथियों ध्यान रखना, उसके पीछे की ओर क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर आपको कोई पूछता दोस्तों कि राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वो अक्षांशीय अंतराल कितना होगा, तो दोस्तों
गौर कीजिएगा इधर राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट को अगर आप लेस करोगे तो दोस्तों 12 में से 3 घटाओगे आएगा अपने 07 मिनट आएगा, और 30 में से 23 को घटाओगे दोस्तों ध्यान रखना 12 में से 3 को घटाओगे 9 मिनट आएगा, और 30 में से 23 को घटाओगे दोस्तों 7 डिग्री आएगा। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल दोस्तों कितना होगा 7 डिग्री और 09 मिनट का होगा। यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश ये दक्षिण से गुजर रही है, फिर दोस्तों ऊपर कितनी निकल रही है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और आपका जो दोस्तों अक्षांशीय अंतराल है वो कितना आएगा अपने 7 डिग्री 09 मिनट का आएगा। उसी प्रकार से गौर कीजिएगा साथियों, ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण के बिंदुओं को मिलाने वाली जो खड़ी रेखा होती है उन खड़ी रेखाओं को दोस्तों देशांतर कहते हैं, और ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली देशांतर रेखाओं को साथियों गौर कीजिएगा कौन सी रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच के दौरान दोस्तों आपका एक तो पूर्वी गोलार्ध बटा था, और एक आपका दोस्तों कौन सा गोलार्ध बटा था, पश्चिमी गोलार्ध। आपका राजस्थान दोस्तों ध्यान रखना कौन से गोलार्ध के अंदर है, पूर्वी गोलार्ध। अब दोस्तों ध्यान रखना यहां से हम अगर इधर चलते हैं तो सबसे पहले यहां पर टकराएगी देशांतर, फिर दोस्तों इधर चलते हैं फिर यहां टकराएगा। इसका मतलब दोनों ही दिशा में आपका कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर। लेकिन पहले दिशा ये टकराएगी उसके बाद में ये आएगी, यानी कि यहां से इधर चल रहे हैं यहां से इधर, तो पहले दिशा कौन सी आएगी, पश्चिम दिशा आएगी। दोस्तों ध्यान रखना पश्चिम दिशा के अंदर यहां से एक देशांतर निकलती है, और उस देशांतर का नाम कितना है, तो उस देशांतर का मान दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 69 डिग्री 30 मिनट। अब आप यहां पर पश्चिमी देशांतर लगाओगे या पूर्वी देशांतर लगाओगे तो मेरे विद्वान साथियों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका राजस्थान कौन से गोलार्ध के अंदर है, पूर्वी गोलार्ध में है, और पूर्वी गोलार्ध में सभी के पीछे क्या लगता है, पूर्वी देशांतर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राजस्थान की दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। दोस्तों राजस्थान की दिशा पश्चिम है, जबकि आपका ग्लोब कौन सा चल रहा है, पूर्वी गोलार्ध चल रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आपके क्या लगेगा साथियों, पूर्वी देशांतर लगेगा, और धीरे धीरे आप लोग 69 के बाद में 70 71 72 73 74 75 76 77 78, और दोस्तों यहां पर निकलोगे तो यहां पर दोस्तों आपकी रेखा निकलेगी जिसका मान है 78 डिग्री 17 मिनट। और वापस दोस्तों गौर कीजिएगा आप लोगों की यहां पर देशांतर कौन सा लगेगा, पूर्वी देशांतर लगेगा। यानी कि आपका देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से आप लोगों ने देशांतरी अंतराल निकाला था उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है कि आपका देशांतरी बताओ अंतराल कितना होगा तो कोई कंफ्यूज नहीं होना मुन्ना, आराम से देखना। यहां पर कितने हैं 78 डिग्री 17 मिनट है, और नीचे कितने हैं इधर 69 डिग्री 30 मिनट है। दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो। 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 को घटाओगे। अब यहां कंफ्यूज होगा सभी को, अभी आपको लेस करने में दिक्कत आएगी। मैं आपको बता रहा हूं लेस करना कैसे। तो दोस्तों गौर कीजिएगा इधर, 1 डिग्री का निर्माण कब होगा, जब उसके अंदर दोस्तों पीछे मिनटों की संख्या कितनी होगी 60 मिनट होंगे, तब जाकर के दोस्तों 1 डिग्री का निर्माण होता है। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि 1 डिग्री का निर्माण कब होगा, जब उसमें दोस्तों मिनटों की संख्या कितनी होती है 60 मिनट होते हैं। अगर मैं कहूं दोस्तों ध्यान रखना मेरे पास में 2 डिग्री है तो मैं इसको सीधा सीधा कह सकता हूं 1 डिग्री और 60 मिनट कह सकता हूं कि दोस्तों 1 डिग्री में मिनटों की संख्या कितनी होती है 60 मिनट होते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना यहां से आप लेस करोगे यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को लेस करोगे तो साथियों गौर करना, इधर आराम से देखना, वीडियो को 2 बार देख लेना, स्किप मत करना, आगे निकालना वरना समझ में नहीं आएगा। देखना इधर 17 में से 30 को घटाओगे नहीं घटेगा। मैं आपको भी बता रहा हूं 17 में से 30 घटाओगे नहीं घटेगा। आप दोस्तों ध्यान रखना यहां मिनट है यहां मिनट है, ज्यादा में से कम घटाया जा सकता, कम में से ज्यादा नहीं घटाया जाता है। तो आप एक स्कीम लगाते हो दोस्तों उधार लेने का, ठीक है, उधार लोगे दोस्तों, उधार लोगे कहां से,
आगे तो आंसर किसमें, डिग्री में मान है। अब आगे से एक डिग्री जाएगी पीछे, मैंने आपको पहले ही बता दिया एक डिग्री में दोस्तों मिनटों की संख्या कितनी होती है, 60 होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी मैं तो एक आखी डिग्री ले ला, चल ठीक है मुन्ना आखी डिग्री दे दूं मत ना, 78 की जगह पर कितने हो गए, 77 हो गए। अब एक डिग्री मैंने पीछे भेज दी है, यानी पीछे जाएंगे तो मिनट कितने बनेंगे, 60 मिनट बनेंगे, यानी यहां पर 60 मिनट और आ चुके हैं। पहले मिनट कितने थे, 17, 60 मिनट और आ चुके हैं। अब दोनों को जोड़ो दोस्तों, यहां पर कितने मिनट हो चुके हैं, 77 मिनट हो चुके हैं। अब घटेगा नहीं घटेगा, घट जाएगा आराम से, बिल्कुल घट जाएगा गुरुजी। 7 में से 0 घटाओगा मुन्ना कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी यहां पर आपके 47 मिनट आएगा। और दोस्तों यहां पर आप 77 में से 69 को घटाओगे तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आपका 8 आंसर आएगा, यानी कि यहां जो दोस्तों आपका देशांतरी अंतराल आएगा वो देशांतरी अंतराल दोस्तों ध्यान रखना कितना आएगा, तो आपका ध्यान रखना साथियों, जो आपका देशांतरी अंतराल अगर कोई पूछता है कि राजस्थान का देशांतरी अंतराल कितना है, तो 8 डिग्री और 47 मिनट आपका देशांतरी अंतराल आएगा। जबकि आपका अक्षांशीय अंतराल साथियों कितना आएगा, 7 डिग्री और 9 मिनट आएगा। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ग्लोब से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई फिल्म तो कोई मतलब नहीं है, नहीं आया समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लेना आराम से आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखना दोस्तों ध्यान रखना क्या क्या विशेष बातें हैं। जो मुख्य रूप से विशेष बातें यही है, यहां पर राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका आरपीएससी सिलेक्शन ले लेगी, तो भी उसके बाद आप किन्हीं विद्यार्थियों को अगर पढ़ाते हो कहीं कक्षा में जाकर के अगर टीचर बनते हो ना, तो भी आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों गौर करना, यहां पर राजस्थान की उत्तर दिशा है, राजस्थान की उत्तर दिशा में आप जाते हो तो दोस्तों आप ध्यान रखना यहां पर एक जिला लगता है साथियों, और उस जिले का नाम होगा अपने श्री गंगानगर जिला होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख देता हूं जिले का नाम दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा जिला होगा, श्री गंगानगर होगा। राजस्थान का दक्षिणी जिला दोस्तों सभी को पता है, कौन सा जिला होगा, बांसवाड़ा होगा। राजस्थान का दोस्तों ध्यान रखना सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, धौलपुर होगा। और राजस्थान का दोस्तों ध्यान रखना सबसे पश्चिमी जिला, उस पश्चिमी जिले का नाम भी आप सभी को पता है, कौन सा होगा, जैसलमेर होगा। इतनी तो तैयारी कर चुके होंगे, आपको पता ही है, उत्तर में जिला श्री गंगानगर है, दक्षिणी में बांसवाड़ा, पश्चिम में धौलपुर है, पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों गंगानगर में आप जाते हो तो गंगानगर में ऊपर ही ऊपर जाते हो तो दोस्तों आप किसी कोने में जा रहे हो, ठीक है ना, किसी कोने में जा रहे हो, क्योंकि देखो यहां पर भी कोना, यहां भी कोना, यहां भी कोना, तो ऊपर जाओगे तो दोस्तों यहां एक कोने में चले जाओगे, कोने में जाओगे ना। दोस्तों ध्यान रखना ऊपर की ओर जाते हैं गंगानगर में तो कोने में चले जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों ध्यान रखना यहां पर आपका एक गांव कौन सा लगता है, कोणा गांव लगता है। और ये कोणा गांव तो दोस्तों कौन सी तहसील में लगता है, तो कोणा गांव तो साथियों गंगानगर तहसील में लगता है। और ये आपका दोस्तों जिले का नाम क्या होगा, श्री गंगानगर जिला होगा। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा साथियों कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है, कोणा गांव। जहां जहां पर मैं बुलाऊं आपको साथ साथ बोलना है, वीडियो घर पर बैठ के देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां बैठा हूं तो भी आपको बोलना है। गांव का नाम क्या होगा, कोणा गांव। तहसील का नाम क्या होगा, गंगानगर। जिले का नाम क्या होगा, श्री गंगानगर। ये राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा, उत्तरी बिंदु होगा, जहां से रेखा कितनी निकलेगी, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा निकलेगी। यानी आप सीधा अगर कॉपी में अगर लाइन लिखना चाहते हो तो ये लिखोगे दोस्तों कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कोणा गांव, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर है, जहां से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा निकलती है। यह आपका कौन सा बिंदु होगा, उत्तरतम बिंदु होगा। अब साथियों गौर करना, अगर आप गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे कि वर्तमान में गर्मी लग रही है, मेरे को क्यों लग रही है, पसीना पसीना हो गया पूरा, आपको पढ़ाते पढ़ाते दिख रहा है, गर्मी लग रही है, पानी पीने की इच्छा है। अब आप पानी निकालते हो जमीन से, तो एक तो कुआं खोद के निकालते हो, बोरिंग करके निकालते हो, तो बोर ऊपर से करते हैं। यहां से कोई बंदा बोर करने लगा, किसी चीज को आप बोर कर रहे हो, धरती में बोर कर रहे हो पानी निकालने के लिए, तो ऊपर से किया बोर, नीचे आके बन गया इतना बड़ा कुंड, ऊपर से किया बोर, नीचे बन गया कुंड। साथियों ध्यान रखना यहां पर एक गांव लगता है और उस गांव का नाम होगा साथियों कौन सा, बोरकुंड गांव। कौन सा होगा, बोरकुंड गांव। बोर हो गया,
पानी आ गया, सब काम कुशल मंगल पूरा हो गया। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर साथियों गौर कीजिएगा, एक तहसील लगती है, उस तहसील का नाम होगा कुशलगढ़ तहसील। और दोस्तों ध्यान रखना, जिले का नाम क्या होगा? बांसवाड़ा होगा। गांव का नाम क्या है? बोरकुंड। तहसील का नाम क्या है? कुशलगढ़। जिले का नाम क्या है? बांसवाड़ा। जहां से रेखा कितनी निकल रही है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश निकल रही है। और ये राजस्थान की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी। साथियों ध्यान रखना, सभी को ही पता है सूर्य उदय किस तरफ से होता है। आप लोग कहोगे गुरुजी सूर्य पूर्व से उदय होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो मुन्ना, सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है, यहां से आपका सूर्य निकल रहा है। ठीक है, सूर्य सबसे पहले कहां पर आएगा? धौलपुर में आएगा। सबसे बाद में कहां आएगा? जैसलमेर में आएगा। अगर सबसे पहले धौलपुर में आ रहा है, सबसे पहले धौलपुर में आ रहा है, तो सबसे अंत में कहां आएगा? जैसलमेर में आएगा। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में हो रहा है, तो सबसे पहले अस्त भी कहां होगा? धौलपुर में होगा। ये कंफ्यूज में ऐसे मत रहना कि उदय पहले धौलपुर में होगा तो अस्त जैसलमेर में होगा। ना मुन्ना ना, ऐसा ना होगा। सबसे पहले अगर उदय धौलपुर में होता है तो सबसे पहले सूर्य धौलपुर में अस्त होगा। अरे जो पहले जा रहा है वो आएगा भी तो पहले, जो पहले जा रहा है वो आएगा भी तो पहले। ये बाद में जा रहा है। एक बंदा 5 बजे निकल रहा है, 5 बजे जाने वाला बंदा वापस जाकर के वापस अगर 9 बजे आ रहा है, और एक बंदा 6 बजे जा रहा है, तो 6 बजे वाला बंदा कितनी बजे आएगा? 10 बजे आएगा। यानी जो पहले जा रहा है आएगा भी पहले। यानी सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय कहां होता है? धौलपुर। अंत में कहां होता है? जैसलमेर। सबसे पहले सूर्य उदय अस्त भी कहां होता है? धौलपुर। अंत में कहां होता है? जैसलमेर। माना कि सर्दी का मौसम है, अभी गर्मी थी, पानी पी लिया, बोर कर दिया। अब माना कि सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम आ गया तो आपको लग रही है ठंड, ठंड लग रही है तो मम्मी ने बोलोगे मम्मी जो क्या हुआ? मम्मी ने बोलो मम्मी मेरे को सी लगना। क्या लगना? सी लगना। साथियों गौर करना, सी लगना, मम्मी को बोल रहे हो बेटा सी लगना, मम्मी कहती बेटा सी लगना, गांव का नाम हो जाएगा सीलाना। कौन सा गांव हो जाएगा? सीलाना। मम्मी बोलती बेटा सी लगना, मेरे राजा, मेरे मुन्ना, रजाई ओढ़ के सो जा, यहां पर एक तहसील का नाम होगा। वो तहसील कौन सी होगी मुन्ना? राजा खेड़ा तहसील होगी। और यहां पर दोस्तों जिले का नाम क्या होगा? धौलपुर होगा। जो राजस्थान का सबसे बिंदु कौन सा होगा? पूर्वी बिंदु होगा, जहां से दोस्तों रेखा कितनी निकलती है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है। यहां तक क्लियर? राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? आपको पता है दोस्तों, राजस्थान के इस तरफ एक पड़ोसी देश है, उस पड़ोसी का नाम है अपने पाकिस्तान। न जाने के चाहोगे पाकिस्तान में, अपन खुद नहीं पता कौन सा लगो पाकिस्तान। अब बार तो हद्दी कर दी, बार तो टिड्डे हुए बेच कर दी, खेत में बजाई पीपा उपा बजाया थाड़ा। तो इस साइड में पाकिस्तान है। तो जैसलमेर से जाओगे आप पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान जाना पसंद करते हो क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? डर लगता है कि पाकिस्तान वाले कहीं हमको काट ना दे। गांव का नाम हो जाएगा कटरा, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में लिखा समानता का अधिकार, समान तरीके से काटते हैं सभी को, जिसके कारण दोस्तों यहां पर तहसील का नाम हो जाएगा सम तहसील। गांव का नाम क्या हो जाएगा? कटरा गांव। तहसील का नाम क्या हो जाएगा? सम। और जिले का नाम क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ये राजस्थान का सबसे बिंदु कौन सा है? पश्चिमी, जहां से रेखा कितनी निकलती है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इस प्रकार से आप राजस्थान के चारों उत्तर दक्षिणी पूर्वी बिंदु याद कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं सबसे पहले सूर्य उदय अस्त कहां होता है? धौलपुर। सबसे अंत में कहां होता है? जैसलमेर। अब दोस्तों ध्यान रखना, इधर देखना, एक बार मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी दोस्तों गतियां करती है। क्या करती है? गतियां। 2 प्रकार की गतियां करती है साथियों। एक जो गति करती है उस गति का नाम होता है परिक्रमण गति, और एक होता साथियों ध्यान रखना, उस गति का नाम होता है परिभ्रमण गति। अब आपके कंफ्यूज होता है कि परिक्रमण गति कौन सी होती है, परिभ्रमण गति कौन सी होती है। यानी कि पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर घूमेगी ऐसे, ठीक है, और एक अपने चारों ओर घूमेगी। अब कंफ्यूज कर लेता है। माना कि कोई सूर्य भगवान का मंदिर है, और सूर्य भगवान के मंदिर में गए आप धोख लगाने के बाद आप मंदिर के चारों ओर घूमते हो, और घूमने को आप लोग दोस्तों क्या कहते हो? परिक्रमा करना कहते हो। कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो। अगर आप सूर्य भगवान के चारों तरफ घूमते हो उसे परिक्रमा कहते हैं। तो अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी वो गति कौन सी कहलाएगी? परिक्रमण गति कहलाएगी। और अपने चारों ओर गति घूमेगी वो कौन सी कहलाएगी? परिभ्रमण गति कहलाएगी।
चलो कंफ्यूज क्लियर हो गया। दोस्तों अपने परिभ्रमण गति से मतलब है, परिक्रमण से कोई मतलब नहीं है। मैं कहूं साथियों आपको कि वर्तमान में 2 बज रही है, तो कल वाली 2 कितनी बजे बाद में बजेगी, कितने घंटे बाद बजेगी? आप कहोगे गुरुजी 24 घंटे बाद बजेगी, यानी कि ये टाइम वापस कल कितने घंटे बाद आएगा? आप कहोगे 24 घंटे बाद आएगा। यानी कि साथियों अगर पृथ्वी ने यहां से चलना प्रारंभ किया है तो पृथ्वी वापस यहां पर आने में कितने घंटों का समय लेती है? 24 घंटों का समय लेता है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पृथ्वी के ऊपर टोटल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 होते हैं। यानी पृथ्वी गोल है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पृथ्वी गोल है और गोलाकार पृथ्वी पर दोस्तों ध्यान रखना देशांतर कितने होते हैं? 360 होते हैं। यानी साथियों 24 घंटे में अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो आपको मैं सीधा सीधा कहूं कि अगर मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि 5 किलो शक्कर का मूल्य अगर दोस्तों 250 रुपए है, तो आपको मैं कहूं दोस्तों कि 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना होगा? तो आप 250 बटे 5 करोगे तो 5 50 बचेगा यहां पर, यानी कि 1 किलो शक्कर का मूल्य आप लोग कितना निकालोगे? 50 निकाल सकोगे। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर अगर मैं कहूं कि 24 घंटे में अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो दोस्तों गौर कीजिएगा 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी? तो आप कहोगे गुरुजी 360 डिग्री अपॉन कितना करोगे? 24, यहां पर काटोगे दोस्तों ध्यान रखना कितनी डिग्री आएगा? 15 डिग्री आएगा। यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। यानी मैं कह सकता हूं साथियों कि 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में साथियों ध्यान रखना मिनटों की संख्या कितनी होती है? 60 मिनट होते हैं। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स का ही हूं, पढ़ा सकता हूं आपको। यानी कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटा लेती है। 15 डिग्री 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इससे आप निकाल सकते हो साथियों कि पृथ्वी 1 डिग्री में कितने मिनटों में घूमेगी? तो 60 अपॉन कितना करोगे? 15, तो 15 चौके होता 60। दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में साथियों कितने मिनटों का समय लगता है? 4 मिनटों का समय लगता है। मेरे विद्वान साथियों पूरी की पूरी भूगोल की कहानी और इंजीनियर एस के राठौड़ की जुबानी इन 4 मिनटों के ऊपर अटकी हुई है। अगर आप इन 4 मिनटों का किस्सा समझ जाते हो दोस्तों तो भूगोल की कहानी आपके बिल्कुल संक्षिप्त में आपके समझ में आ जाएगी। 4 मिनट कहां से है? मैंने निकाल दिया यहां पर। यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। और 15 डिग्री में दोस्तों कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, आपको प्रश्न यह बनेगा, क्या बनेगा कि बताओ सूर्य जो सबसे पहले उदय होता धौलपुर में, सबसे अंत में होता जैसलमेर में, तो दोस्तों सूर्य को धौलपुर से लगा करके जैसलमेर में आने में कितना समय लगता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि गुणसूत्र से लगा करके 78 तक आपके बीच में देशांतर कितने छूटे हैं? आप कहोगे गुरुजी 8 डिग्री और 47 मिनट छूटे हैं। मुन्ना कितने छूटे हैं? 8 डिग्री और 47 मिनट। और अभी अभी मैंने आपको निकाल के बताया था कि 1 डिग्री को घूमने के लिए साथियों कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो मल्टीपल करेंगे मुन्ना, इनटू 4 कर देंगे, क्योंकि ये राशि अलग है, ये मिनटों वाली है और ये मिनटों वाली है, ये डिग्री वाली है, ये मिनटों वाली है। जब दोस्तों आप डिग्री को गुणा करोगे तब आंसर आएगा मिनटों में। 8 चौके कितना होगा गुरुजी? आप बोलोगे गुरुजी 32 मिनट आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, 32 मिनट आएगा। अब दोस्तों 7 चौके 28 के 8 हाथ से लगे 2 के 4 चौके 16, 2 के कितना होगा? 18 होगा। यहां पर दोस्तों आपके 188 जो आंसर आएगा वो 188 दोस्तों किस में आएगा? सेकंडों में आएगा। मैं आपको वापस बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। इधर ये 8 डिग्री है, ये 47 मिनट है। जब आप मिनटों को मिनट से गुणा करोगे तब आंसर आएगा सेकंडों में। जब आप डिग्री को मिनट से गुणा करोगे तब आंसर आएगा मिनटों में। 8 चौके 32 और 47 इंटू 4 करोगे तो 188 दोस्तों क्या आएगा? सेकंड आएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना 1 मिनट में अगर मैं आपको कहूं 1 मिनटों में सेकंडों की संख्या कितनी होती है? 60। तो दोस्तों ध्यान रखना 3 मिनटों में सेकंड कितने होते हैं? 6 × 18 180 सेकंड होते हैं। यानी 188 के आप 180 लेस करोगे तो आप कितने मिनट निकाल सकते हो?
3 मिनटों को निकाल सकते हो, यानी लेस कर दो 180 को और इसके 3 मिनट निकाल दिए, यहां पर बच जाएंगे आपको 8 सेकंड और 180 के 3 मिनटों को आप 32 के साथ ऐड कर दो, 32 3 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 35 मिनट हो जाएंगे। आपको अगर कोई पूछे कि सूर्य को धौलपुर के सिलाना से जैसलमेर के कटरासन तक आने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों ध्यान रखना 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। यहां से लगा करके यहां तक अगर आप आओगे तो दोस्तों गौर करना, आपके समय कितना लगेगा, 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगेगा। लगभग आपकी किताबें 35 मिनट लिख देती है और कभी कभी आपकी किताबें 36 मिनट भी लिख देती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां से राजस्थान के दक्षिण दिशा से यहां से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम होता है, साथियों बताओ कौन सी रेखा, उस रेखा का नाम होता कर्क रेखा, जिसका मान होता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश रेखा की राजस्थान के अंदर दोस्तों ध्यान रखना लंबाई कितने किलोमीटर है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है। इसके विस्तार वाले जिलों की संख्या 2 है मेरे साथियों, मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना। पहला जिला होगा डूंगरपुर के अंदर ध्यान रखना साथियों, इस कर्क रेखा की लंबाई 1 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है। दूसरा जिला होगा बांसवाड़ा में दोस्तों ध्यान रखना कर्क रेखा की लगभग 25 किलोमीटर लंबाई बताई जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई कितने किलोमीटर है, 26। 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर में है 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर। और गौर कीजिएगा साथियों, यहां पर डूंगरपुर के एक गांव को छू करके निकलती है और उस गांव का नाम है चीखली नामक गांव है। एक गांव का नाम है चीखली। इस चीखली नामक गांव से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज्यादा लंबाई बांसवाड़ा में है, सबसे कम लंबाई डूंगरपुर में है, लेकिन कर्क रेखा पर बड़ा जिला भी बांसवाड़ा है, छोटा जिला तो दोस्तों देखना, यानी कि कर्क रेखा यानी कि 26 किलोमीटर टोटल लंबाई है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। 2 जिलों से निकलती, डूंगरपुर में कितना है, 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा में कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां से आपकी एक अक्षांश रेखा निकलती है साथियों, अक्षांश रेखा, देशांतर नहीं है, अक्षांश रेखा यहां से ये आपकी अक्षांश रेखा निकलती है और इस अक्षांश रेखा का मान कितना है, इसका मान है दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना डिग्री है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जब दोस्तों ये आपके राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो राजस्थान की दोस्तों ध्यान रखना पश्चिम से लगा करके पूर्व की जो दोस्तों आपके चौड़ाई है, इस चौड़ाई का पता लगाती है। और राजस्थान की दोस्तों ध्यान रखना पश्चिम से लगा करके पूर्व की चौड़ाई दोस्तों ध्यान रखना कितने किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितने किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। दोस्तों जिस प्रकार से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री है, उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना यहां से एक देशांतर निकलता है और उस देशांतर का मान कितना दोस्तों, तो उसका मान है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। मध्यवर्ती अक्षांश तो कितना होगा, 27 डिग्री, और मध्यवर्ती देशांतर कितना होगा, 74 डिग्री। चौड़ाई कितने किलोमीटर है, 869 किलोमीटर। और जब दोस्तों ये आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है तो राजस्थान की लंबाई का पता लगाती है और राजस्थान की लंबाई दोस्तों उत्तर से लगा करके दक्षिण की कितने किलोमीटर होगी, 826 किलोमीटर होगी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितने किलोमीटर है, 869। राजस्थान की उत्तर से लगा करके दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। अब आपको अगर कोई पूछता है कि साथियों बताओ कि राजस्थान की लंबाई, एक तो हो जाएगा राजस्थान की लंबाई और एक हो जाएगा राजस्थान की चौड़ाई, दोनों का साथियों बताओ अंतराल कितना होगा, तो अंतराल होगा मेरे साथियों ध्यान रखना 869 किलोमीटर में से अगर आप 826 किलोमीटर को लेस करोगे तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतराल जो होगा साथियों बताओ वो कितने किलोमीटर होगा, 43 किलोमीटर होगा। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 869। और यहां जो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अंतराल होगा वो कितने किलोमीटर आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। लंबाई चौड़ाई का अंतराल 43 किलोमीटर है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है,
कोई भी एग्जाम में किसी भी घुमा करके प्रश्न आ सकता है। जैसे कि मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, तो इसके संदर्भ में आपको पहला मैं ऑप्शन विकल्प दे रहा हूं तो साथियों कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है, गलत है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 2 गुना अधिक है, बिल्कुल गलत है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा कम है, बिल्कुल सही है। कम है, कितने किलोमीटर कम है? 43 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से कोई भी विकल्प, 4 विकल्प बना करके आपको संदर्भ में असत्य, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। और लंबाई चौड़ाई का दोस्तों अंतराल कितना होगा? 43 किलोमीटर होगा। दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये दोस्तों आपका 27 डिग्री है, ये आपका 74 डिग्री है। ये दोनों दोस्तों मिल जाती यहां, कहां? यहां पर दोस्तों एक गांव लगता है, एक स्थान लगता है दोस्तों। उस गांव का नाम है साथियों मकराना गांव। और मकराना नामक गांव दोस्तों ध्यान रखना, बताओ कौन से जिले में लगता है? नागौर में लगता है। यही मकराना गांव नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव। तहसील कौन सी है? गंगानगर। जिले का नाम क्या है? श्री गंगानगर। सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरकुंड। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? सिलाना। तहसील का नाम क्या होगा? राजाखेड़ा। जिले का नाम क्या होगा? धौलपुर। और सबसे पश्चिमी गांव का नाम होगा कटरा। तहसील का नाम होगा सम। जिले का नाम होगा जैसलमेर। और मध्यवर्ती गांव का नाम साथियों बताओगे कौन सा होगा? मकराना गांव, नागौर होगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना होगा? 7 डिग्री और 09 मिनट होगा। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना होगा? 8 डिग्री और 47 मिनट होगा। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है? 27 डिग्री। मध्यवर्ती देशांतर कितना है? 74 डिग्री। लंबाई चौड़ाई का अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर। सूर्य का सबसे पहले उदय और अस्त कहां होता है? धौलपुर। अंत में कहां होता है? जैसलमेर। सूर्य को धौलपुर से जैसलमेर में जाने में दोस्तों कितने मिनट का समय लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। जबकि दोस्तों अगर कोई पूछे कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेगी, तो दोस्तों सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ेगी। और सूर्य की दोस्तों सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी? श्री गंगानगर में पड़ेगी। सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा, सूर्य की तिरछी किरणें श्री गंगानगर। सबसे पहले उदय अस्त धौलपुर, अंत में जैसलमेर। लंबाई चौड़ाई का अंतराल कितना होगा? 43 किलोमीटर होगा। साथियों राजस्थान का अक्षांश और देशांतर का जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो यहां तक खत्म होता है। वीडियो पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को अनलाइक करके जाना, ताकि मेरे को और पता चलेगा दोस्तों आगे वाले वीडियो में और सुधार करूंगा। आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल का गर्दा उड़ा दिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।